नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपना जो टॉपिक है अरस्तु, जो शायद आज समाप्त हो जाएगा। अपनी 2 क्लासेज प्लेटो उसमें पूरा समाप्त हो चुका है और अपना अरस्तु है ये आज समाप्ति की कगार पे है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हुए इसको पूरा करेंगे। आज कोशिश है कि पूरा हो ही जाए, लेकिन ज़्यादा समय होते हुए फिर कल दूसरी क्लास से पूरा देखेंगे। वैसे 90% तो ये है कि अरस्तु जी आज पूरे हो ही जाए और अच्छे फैक्ट्स है जो हम लिखेंगे आज, और फिर अरस्तु पूरे। और फिर अब जब आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हो, जो भी संस्कृत शिक्षा विभाग का है, आप सबको शुभकामनाएं। और फिर उसमें से इन दोनों टॉपिकों को मिलाना कि आपका देखिए कहाँ कैसे मिलता है, क्या शुरू रहता है अपना। और उसके बाद में आज पढ़ेंगे अरस्तु, और अरस्तु को हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे और आप लोगों को पता है कि अरस्तु क्या मानता है। कल्पनात्मक पुनर्निर्माण, आनंद तत्व, भाव तत्व, विचार तत्व की बात करता है। अब हम पढ़ेंगे वो एक महाशय थे सेंट सबरी। ये जो सेंट सबरी भाई साहब है, नाम ही सेंट सबरी है, ये कहते हैं कि विगत ऐसे भी लिख लो, विगत 2300 वर्षों में, कि आज से पहले 2300 वर्षों में किसी भी साहित्यिक कृति पर, किसी भी साहित्यिक कृति पर इतना विचार नहीं हुआ जितना अरस्तु की काव्य शास्त्र पर हुआ। ये कहते हैं सेंट सबरी। और सेंट सबरी के बाद में कल हम लिख रहे थे वो मिमेसिस, जो याद नहीं आ रहा था, ग्रीक भाषा का शब्द है मिमेसिस। ग्रीक भाषा में इसके लिए क्या लिया जाता है, अरस्तु के अनुकरण के लिए मिमेसिस। और अंग्रेजी में है इसका नाम इमिटेशन। अंग्रेजी में इमिटेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक ऐसे ही विद्वान है सेंट सबरी की तरह ही, जो अपने नाम है उनका डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा। और ये भी कुछ विचार देते हैं अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में। देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि जो अरस्तु का अनुकरण है वो सर्जनात्मक व्यापार माना। तो अरस्तु के अनुकरण को सर्जनात्मक व्यापार माना। दूसरी बात ये कहते हैं देवेंद्र नाथ शर्मा कि अरस्तु का जो अनुकरण है उसमें बिंब के रूप में मूर्त की ही अभिव्यक्ति है। बिंब के रूप में मूर्त की ही अभिव्यक्ति है, कि अरस्तु के अनुकरण में बिंब के रूप में मूर्त की ही अभिव्यक्ति है। और तीसरी बात कहते हैं देवेंद्र नाथ शर्मा कि जो अरस्तु का अनुकरण प्रकृति का प्रतिस्पर्धी है। अनुकरण प्रकृति का प्रतिस्पर्धी है, क्योंकि वह प्रकृति के अपूर्ण उद्देश्य को पूर्ण करता है। और ये कहते हैं डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके रहा वीडियो। और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। और अरस्तु काव्य की अनुकृति लिखेंगे आप लोग कि अरस्तु काव्य की अनुकृति किसे मानते हैं। तो अरस्तु जी है वो काव्य की अनुकृति मानते हैं भाषा को।
अरस्तु काव्य की अनुकृति मानते हैं सर भाषा को। अरस्तु काव्य की अनुकृति का माध्यम भाषा को मानते हैं, काव्य की भाषा को मानते हैं। अरस्तु कहते हैं कि जिस प्रकार अरस्तु कहते हैं कि जिस प्रकार संगीत में सामंजस्य व लय होता है, लेकिन नृत्य में केवल लय का ही उपयोग होता है। उसी प्रकार अनुकृति या अनुकरण में भाषा का प्रयोग होता है। भाषा का प्रयोग होता है। ये लिखेंगे आप लोग बहुत जल्दी कि अरस्तु काव्य के अनुकृति का माध्यम भाषा को मानते हैं। अरस्तु कहते हैं जिस प्रकार संगीत में सामंजस्य और लय होता है उसी प्रकार होता है, लेकिन नृत्य में केवल लय को ही महत्व दिया जाता है, लय का ही उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार अनुकरण में भाषा का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। फिर लेकिन जोड़ते हैं, लेकिन कुछ विचारक या लोग अनुकृति के महत्व तत्व को, और इसमें तत्व कौन सा हो गया, भाषा तत्व को भूलकर केवल छंद को ही कविता का मूल लक्षण मानते हैं, जो उचित नहीं है कि कुछ विचारक या कुछ लोग अनुकृति के महत्व के तत्व को तो भूल जाते हैं, यानी अनुकृति का महत्व का तत्व भाषा, तो उस भाषा को भूल कर केवल छंद को ही कविता का मूल लक्षण मानते हैं, जो उचित नहीं है। फिर आगे कहते हैं, इसी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अरस्तु कि काव्य को भौतिक शास्त्र से अलग करने वाला तत्व छंद नहीं है, बल्कि अनुकृति है, उर्फ अनुकरण है। तो काव्य को भौतिक शास्त्र से अलग करने वाला तत्व छंद नहीं है, बल्कि क्या है, अनुकृति उर्फ अनुकरण है, अनुकृति है। और इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं जो आपकी पोएटिक्स से है। पोएटिक्स से है, इनके विचार पोएटिक्स में मिलते हैं। और वैसे हमने पढ़ने में देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र हैं, इनकी बहुत सारी है, बुलसर जी, इनकी कविताओं रचनाओं का सहारा लिया। आप जल्दी से इसका नोट डाउन करेंगे और फिर उसके बाद में थोड़ी सी एक छोटी सी बात और बच रही है वो लिखेंगे और फिर हम इनके आलोचना देखेंगे। अरस्तु वो संगीत हो गया, आपका नृत्य हो गया, सभी कलाओं को क्या मानता है, अनुकरण की देन मानता है या अनुकृति मानता है। तो लिखेंगे आप लोग कि अरस्तु संगीत, कला, नृत्य सभी को अनुकरणात्मक कला घोषित करता है, घोषित
करता है, सभी को अनुकरणात्मक मानता है अरस्तु। संगीत हो, कला हो, नृत्य हो, सभी क्या है, अनुकरणात्मक कला है। यानी कला ही क्या है, कला ही सर्वश्रेष्ठ कला है। अरस्तु क्या कहते हैं कि कला ही सर्वश्रेष्ठ कला है। कि जो काव्य में हम कला है, यानी जो काव्य में हम अनुकरण करते हैं, अनुकरण कला ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ कला है, उसके बाद कोई कला नहीं है। इस प्रकार अरस्तु ने सॉरी याद नहीं आ रहा कि इस प्रकार कला ही सर्वश्रेष्ठ कला है। इस प्रकार अरस्तु ने काव्य की सत्ता को स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। काव्य की सत्ता को स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। एक बार आप इसे देखेंगे, मैं एक बार वीडियो देखता हूँ पर अच्छा आ रहा नहीं तो फिर बंद करते थोड़ा। और एकदम श्रेष्ठ आ रहा अपना वीडियो, तो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। और थोड़ा सा एक बार गेट खोलते हैं, अब देखते हैं, अब और भी अच्छा आ रहा है, इसलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अरस्तु संगीत, कला, नृत्य सभी को अनुकरणात्मक कला घोषित करता है। और काव्य कला ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ कला है। तो आप यहां ऐसा लिखोगे कि काव्य कला ही सर्वश्रेष्ठ कला है। इस प्रकार अरस्तु ने काव्य की सत्ता को कैसा स्थापित कर दिया, स्वतंत्र स्थापित कर दिया। काव्य नीति व दर्शन के घेरे से बाहर निकालकर सौंदर्यवाद की प्रतिष्ठा स्थापित की। काव्य को किसका पर्याय माना, काव्य को सौंदर्यवाद का। तो स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। काव्य को नीति और दर्शन के घेरे से बाहर निकाल दिया अरस्तु ने। और सौंदर्यवाद की पर्याय माना, सौंदर्यवाद की प्रतिष्ठा स्थापित की। इस प्रकार आप लोग कह सकते हो जो अरस्तु का जो अनुकरण है, अरस्तु का अनुकरण यथार्थ मात्र नहीं है, कि अरस्तु का अनुकरण यथार्थ मात्र नहीं है कि ये यथार्थ का अनुकरण है, बल्कि क्या है, वो पुनः सर्जन है, पुनर्निर्माण है, कल्पनात्मक है। और प्यारा सा शब्द लिखो तो भी भावात्मक है, लेकिन क्या नहीं है, यथार्थ मात्र नहीं है, कलात्मक या भावात्मक है। तो अरस्तु का अनुकरण यथार्थ मात्र नहीं है, बल्कि वो पुनर्सर्जन की प्रक्रिया का नाम है, जिसे आप लोग पुनर्निर्माण, कलात्मक और भावात्मक में कहते हो। और इसके बाद में हम स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग इसका, या आगे देखेंगे। यहाँ तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर देखेंगे। तो अरस्तु का अनुकरण यथार्थ मात्र नहीं है, बल्कि पुनर्सर्जन है। और मानवीय जीवन इसके विविध विषय है, मानवीय जीवन इसके विविध विषय हैं। मानवेतर जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है, मानवेतर जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है, सही नहीं है। और
अच्छा सा लिखेंगे। अरस्तु का अनुकरण क्या है? आदर्शवादी प्रतिरूपण। ऐसा ये वेरी मोस्ट है। अरस्तु का अनुकरण कैसा है? आदर्शवादी प्रतिरूपण है। मानवीय जीवन और इसके विविध विविध विषय। मानवीय जीवन किसके? काव्य के जो विषय है वो मानवीय जीवन है। मानवेतर जीवन से काव्य का कोई संबंध नहीं है। अरस्तु का जो अनुकरण है वो आदर्शवादी प्रतिरूपण है। और अब हम पढ़ेंगे अरस्तु के सिद्धांत की आलोचना। और डॉक्टर बूचर, नाम लिखो, डॉक्टर बूचर। डॉक्टर बूचर ने अरस्तु के काव्य सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। डॉक्टर बूचर। और अब आप नया टॉपिक डालेंगे, वो है अरस्तु के सिद्धांत की आलोचना। तो इतना अच्छा सिद्धांत दिया, फिर भी आलोचक तो बैठे हैं तैयार। जैसे हमारे भी तो आएगी आलोचना, भी हमारे तो बुराई आएगी, आलोचना क्या आएगी। यहाँ से पागल मास्टर को पढ़ाना तो आता नहीं होगा, बैठ गया पढ़ाने। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप लोग एक बार इस अरस्तु को पढ़ना, फिर आपने शायद 90% में कोचिंग की होगी, और उस कोचिंग के नोट्सों से मिलाना सर, फिर पता लगेगा आपको कि क्या है ये फ्री। ये पढ़ेंगे हम लोग आलोचना। और किसके सिद्धांत की पढ़ेंगे? अरस्तु के सिद्धांत की आलोचना। और पहली आलोचना लिखो जी आप लोग कि अरस्तु ने व्यक्तिपरक भाव के स्थान पर वस्तुपरक भाव को महत्व दिया। वस्तुपरक भाव को महत्व दिया। दूसरे अपने दद्दा, जिनका नाम चलता है डॉक्टर नगेंद्र है, डॉक्टर नगेंद्र, जिसका बहुत बढ़िया सहारा लिया इस सिद्धांत को समझने में। हमने कौन लगाएगा? नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भारतीय विचारकों के अनुसार अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत कैसा है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत अभावात्मक है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं नगेंद्र कि भारतीय विचारकों के अनुसार अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत अभावात्मक है। क्योंकि भाई साहब ने अरस्तु ने काव्य की आत्मा उन्मेष के स्थान पर, काव्य की आत्मा कल्पना के उन्मेष, तो काव्य की आत्मा कल्पना के उन्मेष के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण को माना। और ये बात कहते हैं कौन? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भारतीय विचारकों के अनुसार अरस्तु का जो अनुकरण है वो अनुकरण सिद्धांत कैसा है? अभावात्मक है। क्योंकि अरस्तु का जो काव्य है वो काव्य की आत्मा किसे मानती है? कल्पना के उन्मेष। इसके स्थान पर ये किसको मानते हैं? अनुकरण को काव्य की आत्मा मानते हैं। और तीसरा बढ़िया सा प्यारा सा आप टॉपिक लिखेंगे, नंबर 3 डालेंगे कि कवि की अंतस चेतना को जितना महत्व मिलना चाहिए था
उतना महत्व नहीं उतना महत्व नहीं मिला। तो तीसरा जो इनकी आलोचना है कि कवि की अंतस चेतना को जितना महत्व मिलना चाहिए था उतना महत्व नहीं मिला। ये बस एक ही बात पकड़ कर बैठ गए कि अनुकरण क्या है, प्रकृति का अनुकरण है, कवि उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और स्क्रीनशॉट लेंगे और चौथा लिखेंगे प्यारा सा। आलोचना तो बहुत प्यारी सी होती है सर, बस बुराई गलत होती है। आलोचना बहुत अच्छी होती है, बुराई गलत होती है। जीवन में बुराई मत किया करो। कैसे? और चौथा जो अपना प्यारा सा टॉपिक है कि इनका जो है ना अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत की परिधि बढ़ाएगी मात्रा, हाँ लिखी तो छोटी है यार। परिधि में गीति काव्य का कान में समझ रहे भाई, गीति काव्य का परिधि में गीति काव्य का समावेश नहीं हो पाता क्योंकि गीति काव्य की आत्मा वो है भाव। गीति काव्य की आत्मा क्या है? भाव है, और उतने भाव यहाँ है नहीं। गीति काव्य में हार्दिकता, भावात्मकता और व्यक्तिकता, गीति काव्य में हार्दिकता, भावात्मकता, व्यक्तित्वता के तत्व प्रदान होते हैं जो इधर इतने नहीं है। तो चौथे लिखेंगे कि अनुकरण सिद्धांत की परिधि में गीति काव्य का समावेश नहीं हो पाता क्योंकि गीति काव्य की आत्मा क्या है? भाव है, भाव। गीति काव्य में हार्दिकता होती है, भावात्मकता, व्यक्तिकता के तत्व प्रदान होते हैं। और आपकी 5वां पॉइंट के रूप में लिखेंगे कि अनुकरण सिद्धांत में अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण को काव्य की आत्मा माना। अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण को ही काव्य की आत्मा माना। आज ये विचार बदल गया है। आज ये विचार बदल गया सर, आज विचार बदल गया है क्योंकि अब अनुकरण के स्थान पर कल्पना, नवोन्मेष शब्दों का प्रचलन बढ़ गया है। ये लिखेंगे आप लोग। और 5 हो गए क्या, या फिर एक आध और लिखा है? चलो एक और लिख लो आप लोग, नीचे नहीं आएगा, ऊपर लिखेंगे। तो अरस्तु अनुकरण का जो सिद्धांत है उसकी परिधि में गीति काव्य का समावेश नहीं हो पाता क्योंकि गीति काव्य की आत्मा क्या है? भाव। और गीति काव्य में हार्दिकता, भावात्मकता, व्यक्तित्वता के तत्व प्रदान होते हैं। अनुकरण सिद्धांत में अरस्तु ने अनुकरण को ही काव्य की आत्मा माना। आज विचार बदल गया। आज अनुकरण के स्थान पर कल्पना और नवोन्मेष शब्दों के प्रयोग या इनके शब्दों का प्रचलन बढ़ गया है। और छठा बिंदु लगाएंगे, और छठा बिंदु लिखेंगे आप लोग आलोचना में। और छठा बिंदु है आपका प्यारा प्यारा दुलारा बहुत अच्छा सा जो आप सबको आता है। आप तो होशियार भाई, आपको तो आना ही। चलो हम भी बताते हैं अपनी होशियारी। देखो कि अंग्रेजी में मिमेसिस के लिए अंग्रेजी में इमिटेशन शब्द का प्रयोग किया गया। इमिटेशन शब्द का प्रयोग किया गया। इमिटेशन शब्द का
प्रयोग किया गया है लेकिन इमिटेशन की परिधि में, इमिटेशन की परिधि में जो आपकी कल्पना है, भावना, संवेदना आदि का समावेश पूर्ण तरह से नहीं हो पाता। कि मिमेसिस के लिए अंग्रेजी में इमिटेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है और इमिटेशन की परिधि में कल्पना, भावना, संवेदना, विचार तत्व आदि का समावेश पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता। और अपना प्यारा सा एक नोट लिख लो, और वो नोट क्या है? वो नोट है कि प्लेटो इसकी बात करते थे, मूल आदर्श की बात करते थे, जबकि अरस्तु किसकी बात करता है? कल्पना और जीवन की व्याख्या की बात करता है। प्लेटो जीवन की व्याख्या की, आनंद की बात करता है, आनंद की बात करता है। और इसके बाद में हम लिखेंगे, वैसे ये भी नोट में डालते रहो सीधा सा, याद आ गया। अच्छा तो तैयार इन्होंने कि इन्होंने संवेदना के आनंद को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि क्या किया? बल्कि उसे स्वीकार किया। तो इन्होंने संवेदना के आनंद को अस्वीकार नहीं किया बल्कि स्वीकार किया, उल्टा मत लिख लेना भाई। और अब हम पढ़ेंगे थोड़ा विशिष्ट तथ्य किसके बारे में? अरस्तु के बारे में, क्योंकि अरस्तु बढ़िया आदमी था, अच्छा आदमी था। तो खुद प्लेटो ये कहता है कि मेरे जो विद्यापीठ है उसके दो भाग है, और एक भाग है शरीर और एक भाग है मस्तिष्क। तो सभी छात्र क्या है? शरीर है, जबकि अरस्तु मस्तिष्क है। तो जिसका गुरु ये कह रहा हो उस शिष्य को पढ़ना कितनी अच्छी बात है आप लोगों के लिए और हमारे लिए। कि हमारे गुरुदेव भी हमारे लिए ऐसा ही बोले। तो एक छोटा सा टॉपिक डालो आप लोग और लिखो विशिष्ट तथ्य। गलत तो नहीं है तथ्य? चलो लिखते हैं, जैसा टाइम क्या हुआ हो जाएगा। चलो आज पूरा कर लेंगे। 384 ईसा पूर्व में ईरान के मकदूनिया नगर, मकदूनिया के इस्तिग्रा तो मकदूनिया के इस्तिग्रा, सॉरी ऐसा नाम है सारा, ये है इस्तिग्रा। ईरान के मकदूनिया के इस्तिग्रा नगर में हुआ। 384 ईसा पूर्व में ईरान के मकदूनिया के इस्तिग्रा नगर में हुआ। देखोगे वो बात कि प्लेटो ने अरस्तु के बारे में क्या कहा, तो लिख के लो, तो फिर खोज करोगे प्लेटो ने अरस्तु तो कैसे लिखा जाता है सारा। अरस्तु के बारे में कहा कि मेरे विद्यापीठ के दो भाग है यार, इधर तो आया नहीं हुआ, यहाँ दो भाग लिखा हुआ है कि प्लेटो ने अरस्तु के बारे में कहा कि मेरे विद्यापीठ के दो भाग है, एक शरीर और दूसरा मस्तिष्क है। तो क्या है? बाकी छात्र शरीर है, बाकी छात्र शरीर है, अरस्तु मस्तिष्क है। कि जो बाकी सभी छात्र वो शरीर है, लेकिन अरस्तु क्या है?
मस्तिष्क से। तो प्लेटो ने अरस्तु के बारे में कहा कि मेरे विद्यापीठ के दो भाग हैं, एक है शरीर दूसरा मस्तिष्क, तो बाकी शरीर छात्र है और अरस्तु बेटा मस्तिष्क है इनका। अरस्तु की सबसे बड़ी देन क्या है, लिखा तो दिशा है आप लोगों को, एक बार और लिखो यार। अरस्तु की सबसे बड़ी देन है वह है कला की स्वायत्तता। कला की स्वायत्तता स्थापित करना, ये बहुत बढ़िया चीज है इन्होंने स्थापित करना। सबसे बड़ी देन है इनकी कला की स्वायत्तता स्थापित करना। और एक है कि कविता पर अपने गुरु थे प्लेटो, कविता पर जल्दी के चक्कर में लेट हो जाने साला। कविता पर प्लेटो के द्वारा लगाए गए पावित्र्य दूषकता किधर गया, दूषकता आरोप के बदले इन्होंने कविता के प्रभाव को गौरवशाली बतलाया। ये दोनों बहुत बड़ी देन थी इनकी। और बाकी छोटे मोटे तथ्य और है, फिर थोड़ा अंतर भी पढ़ेंगे यार, अरस्तु और प्लेटो में अंतर भी पढ़ेंगे आज तो जल्दी लिखो, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा टॉपिक, थोड़ा जल्दी करते हैं, आप जल्दी जल्दी नोट करोगे। एक थे स्कॉट जेम्स, क्या नाम सुना हमने, स्कॉट जेम्स, स्कॉट जेम्स ही था, स्कॉट जेम्स ही थे, हाँ जेम्स ही थे। तो स्कॉट ना अंग्रेजी का नाम तो को लग गया। स्कॉट जेम्स क्या कहते हैं कि अरस्तु ने, अरे अरस्तु तो लिखते जा रहा है भारी, अरस्तु ने, स्कॉट जेम्स कहते हैं अरस्तु ने काव्य को राजनीतिक दार्शनिक और उपयोगितावाद के चंगुल से मुक्त कर दिया, या सॉरी तो अरस्तु ने काव्य को राजनीतिक दार्शनिक उपयोगितावाद के अत्याचार से, चंगुल तो अच्छा नहीं लगता ना, एक अत्याचार से मुक्त कर दिया। और क्या बनाया, सौंदर्य प्रधान बनाया। और एक लिख सकते हैं कि इन्होंने एक चीज और मानी कि इनके मुख्य क्या है, अरस्तु के अनुकरण है। अरस्तु तो बहुत ज्यादा लिखा जा रहा है। अरस्तु का अनुकरण है जीवन का पुनर्निर्माण, जीवन का पुनर्निर्माण माना इन्होंने। किन्होंने, स्कॉट जेम्स ने अरस्तु के अनुकरण को जीवन का पुनर्निर्माण माना। अरस्तु ने काव्य कल्पना पुनर्निर्माण या पुनर्सर्जन, तो ये भी लिख लो, इनका नहीं है, अलग से है। अरस्तु का जो काव्य है, अरस्तु ने काव्य को, अरस्तु ने काव्य को पुनर्निर्माण कल्पना पुनर्सर्जन माना है, स्थूल प्रतिरूपण नहीं, कि अरस्तु ने काव्य को पुनर्सर्जन पुनर्निर्माण कल्पना भावना माना, लेकिन स्थूल प्रतिरूपण नहीं माना, ये याद रखेंगे आप लोग। और एक छोटी सी चीज है, आप लोगों को पता होगी कि भारतीय सिद्धांत में यह अनुकरण वाली जो बात है वो विश्वनाथ ने कही थी, तो आप लिख लो, तो फिर ढूंढते फिरोगे ना जाने कहाँ, अभी न जाने ध्यान है कहाँ, फिर ढूंढेंगे जब पेपर हो जाएगा तब।
तो भारतीय संदर्भ में अनुकरण शब्द का प्रयोग करने वाले भारतीय संदर्भ में अनुकरण शब्द का प्रयोग करने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ किसमें? साहित्य दर्पण कृति में। प्लेटो ने काव्य की सामाजिकता उसके नैतिक उन्नयन की क्षमता में देखी है या मानी है, जबकि अरस्तु ने आनंद में देखी है कि प्लेटो ने काव्य की सामाजिकता उसके नैतिक उन्नयन की क्षमता में देखी, जबकि अपने भाई साहब ने आनंद में देखी। और इसके साथ में अपने प्लेटो जी की विशिष्ट तथ्य होती है समाप्त। और अब हम पढ़ेंगे सर अंतर, क्योंकि क्या पता बनाने वाला थोड़ा अलग ही दिमाग का हो और वो देख रहे एक ही क्वेश्चन में प्लेटो और अरस्तु को समेटना चाहता हो, तो फिर वो अंतर में जा सकता है। इसलिए हम तो अंतर को भी क्यों छोड़े। जब आज वैसे छुट्टी भी है गुरु पूर्णिमा की, तो पढ़ लेते हैं। क्यों लिखो तो लिखो, आप लोग लिखो। अरस्तु है प्लेटो में अंतर, या इनके सिद्धांत में लिखो अंतर, एक ही बात है ना। हम पढ़ी इनका सिद्धांत रहे तो अंतर भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं यार क्यों नहीं। अच्छा लगा ना, तो लिखो। सॉरी, प्लेटो ने क्या माना कला को? अब ये लोग तो आप लोग पढ़े हुए हो, सीधा उतारते चलो। प्लेटो ने कला को क्या माना? उपयोगितावाद की दृष्टि से देखा। तो अरस्तु ने, कमेंट में बताओ देखो, तो अरस्तु ने सौंदर्य शास्त्र, आनंद तो अच्छी बात नहीं है यार, आएगा नहीं इधर, ठीक है। सौंदर्य, अरस्तु ने सौंदर्यवाद में देखा है, माना की बात है कि अरस्तु काव्य की उपयोगिता क्या मानता है? उपयोगितावाद की दृष्टि से देखता है, अरस्तु सौंदर्यवाद की दृष्टि से देखता है। पहला अंतर। दूसरा, प्लेटो ने विचारे कवि या कलाकार को, प्लेटो ने काव्य को प्लेटो ने काव्य को नकल से जोड़कर देखा तथा कवि या कलाकार को नकल नवीस घोषित कर दिया। ये क्या करता है पागल आदमी? नकल करता रहता है। लेकिन अभी दूसरे आदमी बैठे हैं। लेकिन अरस्तु क्या मानता है? अरस्तु भाई साहब क्या मानता है? अरस्तु तो ये मानता है कि काव्य तो भव्यतर है, उच्चतर वस्तु है। क्या वस्तु है? उच्चतर वस्तु है। और नकल नवीस घोषित किया इन्होंने, लेकिन ये तो भाई साहब उच्चतर मानते हैं, आनंद मानते हैं। तो प्लेटो ने काव्य को नकल से जोड़ करके देखा तथा कवि या कलाकार को नकल नवीस घोषित कर दिया, जबकि अरस्तु ने काव्य को आनंद भाव के साथ जोड़कर देखा। कि ये तो मानते हैं, प्लेटो कहता है कि काव्य क्या है? नकल है, नकल करते सारे चोर, और कवि या कलाकार भी नकल नवीसी एक बार का नकल सी साड़ा। और लेकिन अरस्तु ने कहा यार काव्य आनंद है, आनंद भाव की आनंद के साथ जोड़ करके देखा। प्लेटो भाई साहब एक रटन की विद्या रचता है, आप लोगों को पता है, दिख जाएगा, अपना काम हो जाएगा, अलग पेन से लिखते हैं। तो प्लेटो क्या कहता है कि काव्य क्या है?
काव्य, प्लेटो काव्य को क्या मानता? सत्य से 2 गुना दूर मानता ना। प्लेटो काव्य को सत्य से 2 गुना दूर मानता है। ये कहते अनुकरण कोई काम की चीज थोड़ी है, वो अनुकरण का अनुकरण करती है, इसलिए क्या है, काव्य या अनुकरण सत्य से 2 गुना दूर है। लेकिन अपने अरस्तु भाई साहब क्या मानते हैं काव्य को? अरस्तु को कि प्लेटो काव्य को क्या मानते हैं? सत्य से 2 गुना दूर मानते हैं। लेकिन अरस्तु क्या कहता है कि काव्य तो भव्यतर वस्तु है, उच्चतर वस्तु है। क्योंकि बताया आप लोगों को, बताओ कि इतिहास और काव्य में मैंने अंतर बताया था, उस समय कहा था इन्होंने। तो अरस्तु काव्य को भव्यतर, उच्चतर, दार्शनिक माना, सत्य माना। मतलब ये कि प्लेटो काव्य को नकल से जोड़कर देखते हैं और सत्य से 2 गुनी दूर मानते हैं, जबकि अरस्तु ने काव्य को भव्यतर, उच्चतर, दार्शनिक वस्तु माना। इसका मतलब है, अच्छी बात तो रही गई, चौथा पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि अरस्तु का अनुकरण कैसा है और प्लेटो का अनुकरण कैसा है। अब ये बातें सब आपको पता है, एक बार एक जगह कर लो ताकि सीधा सीधा काम हो जाए। चौथा पॉइंट अपना कि प्लेटो कर लें पहले। प्लेटो का अनुकरण यथार्थ का, किसका? यथार्थ का वस्तु पर, यानी हूबहू अनुकरण है। और अपने इसका अरस्तु का अनुकरण यथार्थ का वस्तु पर, यानी हूबहू अनुकरण है। जबकि अरस्तु का अनुकरण कैसा है? तो अरस्तु का अनुकरण है बच्चों, कलापरक है, भावपरक है, कलापरक, भावपरक अनुकरण है, जो जीवनानुभूति का पुनर्सर्जन करता है। 5 तो कि जो अरस्तु है, वो अरस्तु कहता है कि ये पागल आदमी ने, प्लेटो कहता है कि पागल आदमी ने, कौन? कवि। तो प्लेटो कहता है कि ये काव्य या जो कवि है, ये हमें क्या करता है? हमें अनैतिक बनाता, वैसा अनैतिक बनाता है। अब आप लोगों को पता होगा कि प्लेटो क्यों कहता है कि काव्य में अनैतिक बनाता है। क्योंकि प्लेटो मानता है ना कि कवि या कलाकार अपने मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करता, तर्क को प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारी भावनाओं के साथ क्या करता है? भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है और हमें क्या बनाता है? अनैतिक बनाता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा अरस्तु ने तो क्या कहा था? अरस्तु विचार करते हैं कि अरस्तु कहते हैं कि कविता हमें क्या करती है? कविता हमारे मनोभावों को, कविता हमारे मनोभावों का परिष्कार करती है, सर्जन करती है और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखती है, मानसिक संतुलन बनाए रखती है। लिखो तो फटाफट लिखो। ओ टाइम हो गया सर, अपना घंटा भर होने वाला, जल्दी लिखो। स्क्रीनशॉट लेते रहना और जहां टाइम ना मिले पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है। यार याद नहीं रहता, चल जाते यार, ताकि जल्दी 2-3 पॉइंट लिखे जा सके एक साथ, और 1-2 पॉइंट और लिख ही लेते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं पूरा पढ़ते हैं यार, क्योंकि तुम लोग मिलाओ ना तब मजा आए। कितना में 5-6 पॉइंट लिखो। तो प्लेटो क्या है? प्लेटो ये आपको पता दार्शनिक आदमी है। प्लेटो दार्शनिक तो ये अपने सिद्धांत में
भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को प्लेटो दार्शनिक है मूलतः, मतलब मूलतः लिखो, आज मूलतः लिख लो यार, ये लो। प्लेटो मूलतः दार्शनिक है, अपने सिद्धांत में भौतिक विज्ञान को महत्व नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। जबकि अरस्तु ने अपने सिद्धांत में विज्ञान का निष्ठा के साथ प्रयोग किया सर। निष्ठा मत करना, निष्ठा के साथ। जबकि अरस्तु ने अपने सिद्धांत में विज्ञान का निष्ठा के साथ प्रयोग किया। अरस्तु जीव विज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं, जीव विज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्लेटो ने कवि या कलाकार को नकलनवीस घोषित किया। जबकि अरस्तु ने कवि या कलाकार को मानव जीवन का, अरस्तु ने काव्य या कलाकार को मानव जीवन का पर्याय या मानव जीवन का, पहले सत्य लिखो कोष्टक में, सत्य पर्याय माना, पर्याय करते होता एक दिशा पर्याय सिद्ध माना। और आठवां फटाफट लिखे, टाइम नहीं सकते पास। प्लेटो आदमी कहता है कि यार ये जो प्रकृति के द्वारा जो कार्य होते हैं ना, वो सारे कार्य कैसे होते हैं? हीन कार्य होते हैं, लघु कार्य होते हैं, तुच्छ कार्य होते हैं, महान कार्य तो ईश्वर के द्वारा होते हैं ना। जो आप लोग अनुकरण से जो कार्य करते हुए हीन कार्य करते हो, तो लिखो कौन सा पॉइंट हो गया? आठवां नंबर 8 डालो, हम लिखेंगे ब्लैक पेन से कि प्लेटो कहता है, लिख दो प्लेटो यार। प्लेटो कहता है कि महान कार्य प्रकृति के द्वारा स्वयं निष्पन्न होते हैं, निष्पन्न होते हैं। तो प्लेटो कहता है कि महान कार्य प्रकृति के द्वारा स्वयं निष्पन्न होता है, अनुकरण के द्वारा हीन, लघु या तुच्छ कार्य होते हैं। जबकि अरस्तु कहता है कि प्रकृति तो उससे भी, मतलब काव्य तो प्रकृति से भी महत्व है। अरस्तु कहता है कि अनुकरण जनित कला तो, अरस्तु कहता है कि अनुकरण जनित कला तो प्रकृति से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि काव्य नहीं है, वो काव्य है। काव्य ही प्रकृति के अधूरे कार्य को पूर्ण करता है। दिखाता नहीं है? और नोट लिखो जी, इनमें क्या है कि विपरीतार्थी मामला चलता रहता है। प्लेटो आदमी तो है, देखो आदर्शवादी नहीं है, सॉरी प्लेटो आदमी तो है आदर्शवादी। प्लेटो क्या है? आदर्शवादी व्यक्ति है, यानी इनकी दृष्टि जो है ना आदर्शवादी है। लेकिन ये और आपका अरस्तु क्या है? अरस्तु यथार्थवादी दृष्टिकोण का आदमी है। जबकि इनकी ट्रेजेडी क्या है? प्लेटो काव्य को किस भाव से देखता है? प्लेटो काव्य को देखता है यथार्थवाद की दृष्टि से। और भाई साहब अपने
अपने भाई साहब देखते हैं सर जी आदर्शवाद की दृष्टि से। तो प्लेटो काव्य का विवेचन कैसे करते हैं? काव्य को यथार्थवादी दृष्टि से देखते हैं और अरस्तु आदर्शवादी दृष्टि से विश्लेषित करते हैं। देखो जी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, उल्टा है मामला, उल्टा कि प्लेटो आदमी आदर्शवादी है जबकि अरस्तु यथार्थवादी है, जबकि ये प्लेटो काव्य को देखता है यथार्थवादी से है, अरस्तु देखता आदर्शवादी से। तो जल्दी से देखो उल्टा मत कर देना यार, नहीं तो तरह पढ़ाने का सारा कुछ मतलब नहीं रहेगा। 9वां टॉपिक डालो सर फटाफट। और बस हम जस्ट 10 मिनट में अपने अरस्तु से मुक्ति पाने वाले हैं और प्रत्येक एग्जाम में एक ट्यूशन पक्का करने वाले हैं, भले वो नेट हो, सेट हो, जेआरएफ हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई सा भी प्रोफेसर ले लो आप लोग, सारे के सारे इधर से आएंगे, बाहर कुछ जाएगा नहीं। प्लेटो के अनुसार काव्य क्या है? काव्य भ्रांति है, असावधानी है, सही कह यार, असावधानी है, यही है। लेकिन अरस्तु क्या करता फिर कि प्लेटो के अनुसार काव्य भ्रांति है, असावधानी है, या उत्पन्न करते हुए की बात है, जबकि अरस्तु ने क्या माना? अरस्तु ने क्या माना जी सर? अरस्तु ने कला या कविता को सर्वव्यापी, अरस्तु ने कला या काव्य मान, एक ही बात है, काव्य को सर्वव्यापी आदर्श है घोषित किया। अब देख लो आप लोग प्लेटो कितना आदमी है, कई कविता को सर्वव्यापी आदर्श मानो, प्रतिबिंब मानो, एक चीज है। अनुकरण को लेकर के प्लेटो की दृष्टि अनुकरण को लेकर के एकांगी है, जबकि अरस्तु की सर्वव्यापक है। अरस्तु की दृष्टि सर्वव्यापक है। अब देख लो जी भाई साहब आप, और लो जी और लिखो फटाफट लिखो, टाइम नहीं। प्लेटो किसकी बात करते हैं? प्लेटो ऐन्द्रिक आनंद की बात करते हैं। तो प्लेटो काव्य को क्या मानते हैं? उपयोगितावाद, नहीं सॉरी किसकी, हाँ प्लेटो उपयोगितावाद की दृष्टि से। प्लेटो काव्य का आनंद, लिखो काव्य का आनंद या महत्व उपयोगितावाद को मानता, उपयोगितावाद को मानता है, जबकि अरस्तु काव्य का प्रयोजन यही हो गया आपका उद्देश्य, यही हो गया आपका महत्व है। किसे मानता है? किसको मानता है अरस्तु? आनंद को मानता है। तो प्लेटो ने काव्य का महत्व या प्रयोजन किसको माना? उपयोगितावाद को माना, जबकि अरस्तु ने काव्य का प्रयोजन आनंदवाद को माना। किसको माना? आनंद, सॉरी फटाफट लिखो सर, फटाफट। बस हो गया क्या? या एक और लिखाऊंगा यार, लास्ट ईयर फिर बस बहुत है भाई, पूरा होने वाला चपास। लिख के लो यार, इतना पढ़ लिया तो 2 टॉपिक, एक टॉपिक छोटे। प्लेटो काव्य को शुद्ध, तुच्छ, मानवीय, तुच्छ। प्लेटो काव्य को क्षुद्र, तुच्छ, मानवीय भावों से जोड़कर देखता है। क्या देखता है?
प्लेटो काव्य को क्षुद्र तुच्छ माय भाव से जोड़कर देखता है, जबकि अरस्तु काव्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं। जबकि अरस्तु काव्य को जीवन की व्याख्या, ये लो योगी व्याख्या जीवन की व्याख्या मानते हैं। प्लेटो काव्य को क्षुद्र तुच्छ माने भाव से जोड़कर देखता है, जबकि अरस्तु काव्य को जीवन की व्याख्या मानता है। और ये व्याख्या और यह व्याख्या घटनामूलक न होकर कैसी है, भावमूलक व्याख्या है। सर हो गया जी अपना पूरा, और लिखूं कुछ क्या यार, बहुत हो गया, अब तो बहुत थक ही गया। कोई रह तो नहीं गया यार, ये प्लेटो को अच्छी बात करता और रह गया वो। एक रह गया, क्या रह गया कि प्लेटो आपको पता है कि अनुकरण को गंभीर कार्य नहीं मानता था। अरे बहुत बात करता है ना वो, कि अनुकरण को गंभीर कार्य नहीं है। प्लेटो काव्य को गंभीर कार्य नहीं मानता, तो क्या मानता है? प्लेटो काव्य को गंभीर कार्य नहीं मानता था। क्या मानता था? वो भ्रांति, असावधानी मानता था। उसे पता है कि काव्य क्या है, अरे भ्रांति से उत्पन्न काव्य है, असावधानी है। तो फिर आपका प्यारा सा अरस्तु क्या मानता था, वो लोग आप लोग हमें कमेंट में बताओगे, मैं लिखाऊं फटाफट से? अब लिख ही लो यार। प्लेटो इसको गंभीर नहीं मानता, तो गंभीर मानते थे, बस गंभीर कार्य मानते थे। प्लेटो काव्य को गंभीर कार्य नहीं मानता था, जबकि अरस्तु काव्य को गंभीर कार्य व्यापार मानता था। मैं सो गया गंभीर कार्य व्यापार मानता था। लो जी सर, अनुकरण सिद्धांत बहुत हो गया, अंतर बहुत हो गया। वैसे तो बहुत है, लेकिन लिखाऊं क्या कुछ और? क्या रह गया? अरस्तु विशेष लिखाते हैं आप लोगों को, सारा छोड़ेंगे नहीं तब तक तुम लोग अरस्तु तुम्हारी नसों में न बस जाए, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। यानी जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं, तब तक ही अरस्तु को भी छोड़ेंगे नहीं। लिखो अरस्तु विशेष लिखो फटाफट। अरस्तु ने 3 विशेषता मानी है विशेष। अब विशेष ही लिखाऊंगा तो क्या लिखाऊंगा? तो अरस्तु ने कलात्मक अनुकरण के, अरस्तु ने, अब तो 3 एक लाइन है, लिख लो। अरस्तु ने कलात्मक अनुकरण तीन अवस्था मानिए, ईथोज, पेथोज, ऑक्सीज। अब इनका तो नाम ही लिख लो, अन्य तो पूछता। ईथोज, पेथोज, ऑक्सीज हो गया। वो एक है, अलग अलग विचारों ने क्या अलग अलग जो दार्शनिक थे, जो विचारक थे, उन्होंने इनके अनुकरण सिद्धांत से अलग अलग भाव लिए हैं। जैसे कौन सादृश्य विद्या मानता है, बहुत सारे क्या मानते हैं, तो आप लिख लो। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को, अरस्तु के अनुकरण को परवर्ती, यानी जो बाद के आचार्य थे, परवर्ती आचार्यों ने अलग अलग रूपों में ग्रहण किया। नाम भी कर सकते हो, अलग अलग नामों से भिन्न भिन्न अर्थों में कर सकते हो, अलग अलग भिन्न भिन्न, अच्छा लगेगा। आचार्यों ने भिन्न भिन्न अर्थों में और बस ये लास्ट पॉइंट था, गया ज्यादा ही पढ़ा दिया, ऐसा लग रहा है। 1-2 का तो लिख लो। इधर लिखेंगे आप लोग विद्वानों का नाम, और इधर लिखेंगे उनका अर्थ क्या लिया उन्होंने, इसे अनुकरण से। अनुकरण जैसे एवर काम्ब्रे, एक विद्वान थे एवर काम्ब्रे ना, काम्ब्रे होता है, काम्ब्रे होता है, काम्ब्रे, ये माँ का अंग्रेजी नाम बहुत जोरदार है। एवर काम्ब्रे, ये एवर काम्ब्रे क्या मानता है कि अनुकरण को क्या मानता है? तो ये मानता है कि अनुकरण पुनः प्रस्तुतिकरण है। क्या मानता है? इधर लिखेंगे
पुनः, अरे इसकी माँ का, पुनः प्रस्तुतिकरण मानता, मतलब एवर काम्रे अनुकरण को क्या अर्थ लेता है, पुनः प्रस्तुतिकरण के रूप में। तो लिखो पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण के अर्थ में। तीन एक नाम और लिख लो। दूसरे हैं सादृश्य विद्या और पोटस। सादृश्य विद्या में कौन मानता, बूचर, बूचर सादृश्य विद्या नहीं मानता, बूचर, हाँ बूचर ही मानता सादृश्य विद्या। तो डॉक्टर बूचर मानते हैं, बूचर इसका अर्थ लेते हैं सादृश्य विद्या, सादृश्य विद्या। अनुकरण का अर्थ क्या लेते हैं, सादृश्य विद्या। और तीसरे महात्माओं पढ़ लो आप लोग, वो पढ़ लो, एक किशन भी है, एक पढ़ दो आप पोटस, पोटस पढ़ दो पहले। सॉरी, पोटस मानता है, पोटस या पोटस, मेरे नाम है पोटस। और पोटस का मानता है जीवन का पुनर्सर्जन, जीवन का पुनर्सर्जन, क्योंकि प्राय पुनर्सर्जन मानेगा एक किशन, तो ये मानेगा जीवन का पुनर्सर्जन। अब शायद नीचे दिखेगा नहीं, दो नाम पर लिखते हैं हम लोग, और एक लिखेंगे एट किशन। एट किशन मानता है, किशन एट किन्स होता है, किशन चलता है एट किन्स, और एट किन्स मानता है, एट किन्स क्या मानता है, एट किन्स मानता है, आप देखो अच्छा होगा, देखना दिमाग लगाया करो यार हमेशा, विद्वान। और ये अनुकरण से अर्थ, एट किशन मानता प्राय पुनर्सर्जन, पोटस तो मानता है जीवन का पुनर्सर्जन, और एट किशन मानता प्राय पुनर्सर्जन। एट किशन कैसे नाम आ रहा है, एट किन्स, एट किन्स मानता है प्राय पुनर्सर्जन, प्राय पुनर्सर्जन। और कौन रह गया, बहुत है यार, एवर कामरे हो गया, बूचर हो गया, पोटस हो गया, विद्वान, एट किशन हो गया। और क्या लिखा है, इसका अर्थ जेम्स ने बता दिया ना पहले, पढ़ाए पढ़े, इसका अर्थ तो लिखा है, तो आप लोगों को नहीं लिखा है तो लिख ही लो, स्कॉट, इसका अर्थ जेम्स के बारे में लिखा है तो था यार, इसका याद नहीं आ रहा मुझे भी सारा, तो मैं तो लिखा ही देता हूँ, क्यों बोलूँ। ये क्या मानते हैं, पुनर्निर्माण के अर्थ में क्या मानते हैं, तो स्कॉट जेम्स मानते हैं कलात्मक पुनर्निर्माण के अर्थ में लेते हैं। और सर हमारी ओर से आपका हो गया क्या, पूरा हो गया सर अपना, हमारी ओर से आपका अरस्तु जी पूरे हो गए। और साहित्य लगभग आज 1 घंटा हो गया, इसलिए तो ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो आप लोग देखोगे भी नहीं अभी स्टार्टिंग में, बाद में तो बहुत ढूंढोगे आप लोग, और जब हमारी वो बढ़ जाएगी ना, तो आप लोग हमें ढूंढते रहोगे और फिर कमेंट करते रहोगे सर पढ़ाओ या पढ़ाओ, यूट्यूब पर भी पढ़ाओ। लेकिन दुनिया को सही समय पे किसी चीज़ की वो कदर नहीं होती। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।